हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 5C को लेकर मैं पुनः आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। इसमें अनुदेशात्मक प्रणाली और पाठचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीक और सामग्री की उपयोगिता एवं पाठचर्या मूल्यांकन के उपागम और पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल, ये मुख्य रूप से इतने बिंदु हैं जिसे हमें पढ़ना है। सर्वप्रथम हम पाठचर्या के बारे में बतलाना चाहते हैं कि पूर्व के क्लास में अर्थात 5B में आपने पाठचर्या के निर्माण के बारे में पढ़ा था कि पाठचर्या का निर्माण किस तरह से होता है, और अभी आप पढ़ना है आपको कि पाठचर्या का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो पाठचर्या के मूल्यांकन के लिए जो आपने प्रोसेस अपनाया था वो प्रोसेस था आपका कि एनालिसिस, सबसे पहले किसी समस्या का जिसका हमको पाठ्यक्रम बनाना है उसका हमको एनालिसिस करना है। फिर एनालिसिस के बाद एक ऑब्जेक्टिव अर्थात एक एम या उद्देश्य लाते थे। फिर उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट होता था, विषय वस्तु होती थी, और फिर उसका इवैल्यूएशन होता था, डायरेक्शन होता था, फिर इवैल्यूएशन होता था। तो यह जो सिस्टम था हमारे पाठचर्या के निर्माण में, कहीं ना कहीं वहीं उसी सिस्टम में कहीं ना कहीं पाठचर्या के मूल्यांकन की बातें छुपी हुई है। आप सोच कर देखिए, ये कभी किसी किताब में या किसी नोटबुक में, किसी यूट्यूब चैनल पे भी आपको नहीं मिलेगा। जो बातें हम आपको बतलाने जा रहे हैं, आप जब किसी चीज़ का निर्माण करते हैं जिन चीज़ों से, तो जाहिर है कि उन्हीं चीज़ों में अगर कोई खामियां होगी या अच्छाइयां होगी उसी पे आप मूल्यांकन करिएगा, किसी और चीज़ पे तो नहीं मूल्यांकन करिएगा। अर्थात जितने एलिमेंट्स से आपने किसी पाठ्यक्रम को, किसी करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, उसी एलिमेंट से आप उस करिकुलम का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको इवैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए। अगर आपने इवैल्यूएशन के लिए एनालिसिस किया था फर्स्ट टाइम में, तो एट फर्स्ट आपको यह देखना होगा कि आपने जो एनालिसिस किया था वह एनालिसिस क्या था, कैसा था, किस तरह था, सही था या नहीं था, सही डायरेक्शन में किया गया था या नहीं था। दूसरा आपने उद्देश्य, दूसरा पॉइंट लिया था अपने उद्देश्य कि हम जब एक करिकुलम को निर्माण करेंगे तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। तो क्या आपका उद्देश्य सही था? आपके उद्देश्य में किसी प्रकार की खामियां तो नहीं थी? आपके उद्देश्य आपने सही सिलेक्ट किया था या नहीं किया था? तो ये हमको देखना है। थर्ड स्टेप है कॉन्टेक्स्ट अर्थात विषय वस्तु। जिस विषय वस्तु को लेकर आपने करिकुलम को प्रिपेयर किया है, क्या वह विषय वस्तु सही था करिकुलम के लिए, या उस विषय वस्तु में और भी कुछ बदलाव करना था, या उस विषय वस्तु में और भी कोई परिवर्तन या कोई प्रतिरूप जोड़ना था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं आपने जो डायरेक्शन दिया एज ए करिकुलम कंस्ट्रक्टर, निर्माता, आपने करिकुलम को निर्माण करने के लिए आपने जो एक डायरेक्शन दिया, क्या वह डायरेक्शन छात्र के लिए हितकारी है, छात्र को उपयोगी है, छात्र के जीवन को बेहतर बना रहा है, छात्र के शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ा रहा है, छात्र में विकासात्मक सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ले जा रहा है इत्यादि। ये सारी चीजें कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर इन सारी चीजों में खामियां हैं तो इन खामियों को ढूंढने की जो प्रक्रियाएं होगी वो कहाँ से होगी? ये इसी टर्म में होगी। ये टर्म ही है, एनालिसिस में ही कोई ना कोई खामियां होगी, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में खामियां होगी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में खामियां होगी, हमारे इवैल्यूएशन डायरेक्शन में खामियां होगी, हमारे इवैल्यूएशन में खामियां होगी। अर्थात इवैल्यूएशन के बेस पे ही, इवैल्यूएशन जो होता है किसी भी करिकुलम का या किसी भी प्रोजेक्ट का, लास्टली जब इवैल्यूएशन होता है तो उससे पूर्व की जितनी समस्याएं थी, जितनी प्रोसेस थी, उन प्रोसेसों का ही डीपली स्टडी किया जाता है, तो वहाँ इवैल्यूएशन होता है। जस्ट उसी तरह से आप सोचिए कि यूनिट 5C में जो हमने 5B में जो हमने करिकुलम तैयार किया था, उस करिकुलम को हम अब इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इवैल्यूएट करने में जो भी समस्याएं हमें पूर्व में आई थी, जो भी समस्याओं के जिस सिस्टम के बेस पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, उसी सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां ढूंढना है, तो हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अर्थात इवैल्यूएशन का बेसिक फंडा यही है। आप इसे अपने अंदर एस्टेब्लिश कर लीजिए कि इवैल्यूएशन करना है तो बेसिक रूप से यही सोचना है। अब आगे आके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अनुदेशात्मक प्रणाली अर्थात इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। आप एज ए टीचर या एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए करिकुलम कंस्ट्रक्टर, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया था। फोर्थ स्टेप में जो आपका इंस्ट्रक्शन था, तो वो आपका जो इंस्ट्रक्शन था वो कैसा था? आपके इंस्ट्रक्शन का क्या प्रभाव हुआ? आपके इंस्ट्रक्शन पूर्णतः सत्य था या नहीं था? आपके इंस्ट्रक्शन में छात्र को लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई?
आपके इंस्ट्रक्शन से छात्र में सामाजिक विकास हुआ या नहीं, आपके इंस्ट्रक्शन से करिकुलम के कंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो करिकुलम के कंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वह इंस्ट्रक्शन फाइनली हमारे करिकुलम को यूज करने वाले स्टूडेंट के लिए यूजफुल है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारा इंस्ट्रक्शन गलत है। अर्थात अनुदेशात्मक प्रणाली एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी सिस्टम है जिसमें करिकुलम के निर्माण करने वालों के द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं। उस निर्देश के अनुकूल जब करिकुलम को उपयोग करने वाले स्टूडेंट लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वह अच्छे अनुदेशात्मक सिस्टम प्रणाली माना जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो यह अनुदेशात्मक प्रणाली फेल्यूर माना जाता है। अतः अनुदेशात्मक प्रणाली है क्या? अनुदेशात्मक प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जिसमें करिकुलम निर्माताओं द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं। वह निर्देश हमेशा छात्र छात्राओं के हित के लिए होता है, उसके उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। अर्थात उसके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया गया निर्देश ही अनुदेशात्मक प्रणाली है। और उस निर्देश को जब हम व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं तो वह एक प्रोसेस के रूप में होता है, और वही प्रोसेस एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स का होता है। हार्डली इसे आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा अनुदेशात्मक प्रणाली के मीडिया। अनुदेशात्मक मीडिया क्या है? तो हम करिकुलम, सपोज दैट हम एक करिकुलम के कंस्ट्रक्टर, एक करिकुलम को हमने निर्माण किया है। तो करिकुलम के निर्माण के लिए हमने जितने रिसोर्स को यूज किया है एज ए रेडियो, टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, बुक, पेपर, नोटबुक, कॉन्फ्रेंस, क्लास इत्यादि, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं, ये जितने भी यूजफुल रिसोर्स हैं, इन सारे रिसोर्स को आप इंस्ट्रक्शनल मीडिया कह सकते हैं। अर्थात इंस्ट्रक्शनल मीडिया आपका वह सारा स्रोत है जिस स्रोत के द्वारा आपने करिकुलम को बच्चों में प्रतिस्थापित किया, आपने करिकुलम को लागू करने में यूज किया। साथ ही करिकुलम को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए आपने जिस साधन का उपयोग किया है वो सारे संसाधन वो अनुदेशात्मक मीडिया अर्थात इंस्ट्रक्शनल मीडिया के रूप में जाना जाएगा। ये दूसरा सिस्टम है हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा पाठ्यचर्या समव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीक तथा सामग्री की क्या उपयोगिता होती है। जस्ट आप अभी दोनों जो परिभाषाएं हमने ऊपर दिए हैं, दोनों पॉइंटों को जो हमने अभी समझाया है कि अनुदेशात्मक प्रणाली है क्या और दूसरा अनुदेशात्मक प्रणाली में मीडिया की क्या उपयोगिता है, इन दोनों को आप थर्ड रूप में आके देखिए कि पाठ्यचर्या के इनहेंसिंग में, पाठ्यचर्या को विकास की ओर ले जाने में, पाठ्यचर्या को एक विकास स्वरूप प्रदान करने में आपने जो अनुदेशात्मक तकनीक का उपयोग किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो आपने यूज किया है, या जिन टेक्नोलॉजी का आपने यूज किया है, जिन तकनीकों का आपने यूज किया है, वह तकनीक और वह सामग्री, वो टूल्स की उपयोगिता क्या है? क्या वह वास्तव में स्टूडेंट को एक सही रूपरेखा में, सही डायरेक्शन में ले जा रहा है? अर्थात जब हमारा करिकुलम हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा तो हमारे करिकुलम में उपयोगी सारे मीडिया रिसोर्स और सारे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शन जो होगा वो हमें इन्हेंस करेगा, और हमारे पाठ्यक्रम को प्राप्ति के लिए, हमारे पाठ्यक्रम की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जिम्मेदाराना रूप से हमें आगे की ओर प्रेरित करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या के इन्हेंस में अनुदेशात्मक तकनीक और सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इन दोनों के बेस पर ही ये पाठ्यचर्या जो है वो डेवलप करता है, या पाठ्यचर्या जो है व्यवहारिक रूप में एक सही डायरेक्शन में चलकर हर बच्चे को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है। अब हम चौथा पॉइंट है हमारे पास कि पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के उपागम क्या है, अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। आज हमारे पास जितने भी अप्रोचेज हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। एक अनुदेशात्मक अप्रोच, दूसरा शैक्षणिक और तीसरा संज्ञानात्मक अप्रोच। तो ये जो अनुदेशात्मक अप्रोच है, जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, आपने जो ऊपर में सुना है कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड इंस्ट्रक्शनल टूल्स, ये तीनों चीज जो है आपको आ जाएगा अनुदेशात्मक उपागम में, क्योंकि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया वह इंस्ट्रक्शन एक किसी टूल्स के द्वारा
सब तक पहुंचा, तो वो सामग्री इंपॉर्टेंट है। वह इंस्ट्रक्शन किसी टेक्निक के द्वारा, किसी पद्धति के द्वारा सब तक पहुंचा, तो वो अनुदेशात्मक तकनीक हो गया। और आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया एज ए करिकुलम कंस्ट्रक्टर के रूप में, तो वह निर्देश के बेस पे सभी करिकुलम को व्यवहारिक रूप में लाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। तो इस तरह से जितने भी अप्रोचेज ऊपर हमने बताया वे सारे इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के नाम से जाना जाएंगे। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज होता है। हमने जो निर्देश दिया उस निर्देश, जैसे आप एक टीचर हैं, आप किसी स्टूडेंट को निर्देश देते हैं कि बच्चों ये ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, सपोज दैट ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। आपने इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चे उसको फुलफिल किया और फुलफिल करने के बाद आपको फीडबैक मिला कि बच्चा सीख गया, तो आप क्या होइएगा, आप बहुत खुश होइएगा। तो आपने उस समय जो टेक्निक यूज किया था बताने में, वो टेक्निक क्या था, अनुदेशात्मक तकनीक था। वो सामग्री यूज किया, वो पेन यूज किया, मटेरियल यूज किया या कोई एग्जाम्पल यूज किया, वो आपका सामग्री था। तो इस तरह से अनुदेशात्मक उपागम जो है वो एक्टिविटीज पे डिपेंड है, जो टीचर की एक्टिविटीज को बताता है। सेकेंड टर्म है हमारा शैक्षिक उपागम। शैक्षिक उपागम जो है एकेडमिक अप्रोच भी इसको बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल एक्टिविटीज को बतलाता है। हमारे पास जो एजुकेशन होता है, बेसिक एजुकेशन जो हम ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, या जो हमारा एकेडमिक नॉलेज है, डिग्रियां हैं, वह जो हमें अप्रोच के रूप में हमारे, क्योंकि हमको पाठ्यक्रम मूल्यांकन के उपागम को देखना है, अर्थात जब आप पाठ्यक्रम को मूल्यांकन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिग्रियां भी आपको यूज आएगी, क्योंकि उसके बेस पे आपने कुछ पढ़ा है। तो इस तरह से ये भी एक प्रकार का उपागम। अब संज्ञानात्मक उपागम की बात करते हैं, तो संज्ञानात्मक उपागम में नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज को देखा जाता है कि संज्ञान आप जब इन चीजों का उपयोग करेंगे कि हमारा नॉलेज कैसा है, स्किल कैसा है, एबिलिटी कैसा है, अर्थात बच्चों का नॉलेज इंप्रूव हुआ है नहीं, उसमें स्किल डेवलपमेंट हुआ है नहीं, या उसकी एबिलिटी का डेवलपमेंट हुआ है नहीं, तो ये सारे डेवलपमेंट जो है यह हमारा संज्ञानात्मक उपागम के रूप में, अर्थात कॉम्पिटेंसी बेसिस अप्रोच के रूप में कहलाती है। ये कहीं ना कहीं मूल्यांकन को बतलाती है, क्योंकि आप किसी बच्चे को, सपोज दैट आपको हमने यूजीसी नेट की तैयारी या जेआरएफ की तैयारी करा रहा है हम, और इस तैयारी में आपको एक रिजल्ट लाने, अभी आप एक सेट बना रहे हैं, उस सेट के बेस पे पहले भी आप बनाते थे, तो वहां आपको कितना मार्क्स मिलता है, आज आपको कितना मार्क्स मिल रहा है आफ्टर प्रिपरेशन। तो आफ्टर प्रिपरेशन आपके मार्क्स अगर इम्प्रूव होते हैं, बढ़ते हैं, तो आप ऑटोमेटिक समझिएगा कि हमने जो स्टडी किया है वो बेहतर था। तो ये जो स्टडी किए, तो ये तो आप डिजिट में देख लिए, रिजल्ट के रूप में देख लिए, बट आप में अगर एजुकेशनल थॉट डेवलप हुआ, आप में अगर एक अच्छा ज्ञान का विकास हुआ, आप में अगर आपकी योग्यता का विकास हुआ, आपके नॉलेज का विकास हुआ, तो यह विकास भी कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहा है, करिकुलम के अकॉर्डिंग प्राप्त हो रहा है। तो यह करिकुलम के अकॉर्डिंग अगर ये चीज प्राप्त हो रहा है, तो हम जब करिकुलम का टेस्टिंग करेंगे, आई मीन इवेल्यूशन करेंगे, तो उस इवेल्यूशन में इन चीजों को रखेंगे कि हम इवेल्यूशन में देखेंगे कि स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ा है नहीं, अकॉर्डिंग टू करिकुलम, स्किल बढ़ा है या नहीं, और एबिलिटी बढ़ा है या नहीं। इस तरह से पाठ्यचर्या मूल्यांकन के ये 3 उपागम हैं। और देखा जाए तो मुख्य रूप से जब हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं पाठ्यक्रम का, ये पाठ्यचर्या का, तो हमारा क्वेश्चनिंग जो है, जो हम प्रश्न करते हैं, हमें जवाब मिलता है, तो क्वेश्चन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ प्रेडिक्शन, और कुछ इस तरह से जो है हमारे ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू या अदर कोई टेस्टिंग सिस्टम, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मूल्यांकन के उपागम है। क्योंकि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का, एक इंडिविजुअली किसी व्यक्ति का जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सामूहिक रूप से उसे कुछ करने के लिए कहते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में उसकी नॉलेज को देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अप्रोचेज है किसका, इवेल्यूशन का। तो करिकुलम के इवेल्यूशन का अप्रोचेज भी यही सारी चीजें होंगी। ये नॉर्मल है, आप इसे नॉर्मल वे में समझ सकते हैं, हार्डली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल है, सारे सिंपल थॉट्स है। ये सारे बिंदु जो है आपके यूनिट 5A B C D जो भी हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट, आप में एक अच्छी समझ विकसित करने की सिर्फ जरूरत है। क्योंकि इन सारे पॉइंट से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जितने भी PDF हैं, जितने भी नॉलेज होंगे, वो सारे सिर्फ नाम के होंगे, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज वही होगा जब आप इस बात को समझ जाइएगा।
क्योंकि इसकी समझ से प्रश्न पूछी जाती है और कोई भी पीडीएफ आपको काम नहीं देगा। और परंतु एक पीडीएफ होता है एक एग्जाम्पल के रूप में कुछ, तो ये जो बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है अगर यह भी आपके पास पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाता है, वैसे हम इस टाइप का पीडीएफ तो देते ही हैं, बट अगर यह भी अवेलेबल है तो यह कहीं ना कहीं आपको सहायता देगी और बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारा है पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल। तो पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल क्या है और कैसे हैं? तो कभी जब हम लोग करिकुलम का इवैल्यूएशन करेंगे तो अभी हमने देखा कि इवैल्यूएशन में हम लोग प्रश्न करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उसके स्किल को देखेंगे, उसके नॉलेज को देखेंगे, उसकी एबिलिटी को देखेंगे, उसके और सारे अप्रोचेस को देखेंगे, उसके एक्टिविटीज को देखेंगे, उसके एकेडमिक नॉलेज को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा आप इवैल्यूएशन करेंगे। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बतलाया है, इवैल्यूएशन के लिए जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए एनालिसिस करते थे, एम बनाते थे, कॉन्टेक्स्ट लेते थे, डायरेक्शन लेते थे और इवैल्यूएशन करते थे, ठीक उसी तरह से आज इवैल्यूएशन के लिए भी एनालिसिस का इवैल्यूएशन करेंगे, एम का इवैल्यूएशन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट का इवैल्यूएशन करेंगे और डायरेक्शन का इवैल्यूएशन करेंगे। आफ्टर ऑल फुल्ली इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पाठचर्या का जब संपूर्ण मूल्यांकन करने की आप बात करते हैं, संपूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आप उसी सिस्टम से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के रूप में आप इवैल्यूएशन कीजिए। तो इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को करने के लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल को इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से इवैल्यूएट करने के लिए मुख्य रूप से चार लोगों के मॉडल को हमें दिया गया है, जिसको हमें स्टडी करना है। ये चार मॉडल हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट है टेलर का मॉडल, और सेकंड है आपका स्टैक का मॉडल, और थर्ड है आपका स्क्रीनवेन का मॉडल, और फोर्थ है आपका किर्कपैट्रिक का मॉडल। तो इस तरह से ये चार मॉडल हैं, जिस चार मॉडल के बेस पे हमको इवैल्यूएट करना है करिकुलम का। अब इस चारों मॉडल का इवैल्यूएट करने का क्या तरीका, इसे आप देख लीजिए, क्योंकि इस चारों मॉडल से निश्चित रूप से प्रश्न आती है और आएगी भी। तो इस तरह से आप इस चारों मॉडल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये चारों मॉडल किस तरह से करिकुलम को इवैल्यूएशन करती है। तो एट फर्स्ट हम टेलर का इवैल्यूएशन सिस्टम देखेंगे। टेलर का इवैल्यूएशन जो है यह 1949 में आया था। तो 1949 में इन्होंने जो इवैल्यूएशन का एक तरीका बताया, तो वो एट फर्स्ट उन्होंने बताया था कि उद्देश्यात्मक रूप से करिकुलम को ये मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने आपको पहले ही बताया कि जो आप बनाए हैं, जिस तरह से आपने करिकुलम को बनाया है, उसी तरह से आप करिकुलम को आप जो है उसी तरह से आप इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका एग्जांपल यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि टेलर ने कहा है कि उद्देश्यात्मक रूप से आप करिकुलम का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपने अर्थात एनालिसिस के बाद आपने जो एम रखा था या ऑब्जेक्टिव्स रखा था, उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप इवैल्यूएशन कीजिए। अर्थात जब आप अपने उद्देश्य का इवैल्यूएशन कीजिएगा, एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए इससे पहले जो हमने एक मॉडल बनाया था, जैसे कि इससे पहले का जो हम लोग के पास मॉडल था जो बी में था, वो मॉडल था जैसे कि मान लीजिए कि इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिक आवश्यकता एवं अभिरुचि मॉडल। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, टेलर के इस उद्देश्यात्मक मॉडल को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कि व्यक्तिक आवश्यकता और अभिरुचि के मॉडल को हमको समझना है। तो व्यक्ति की एक अपनी आवश्यकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकता होगी, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि होगी, तो उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता को एम के रूप में हमने रखा था वहां पर कि हमको एनालिसिस करना है उसकी रुचि का, इंटरेस्ट का और उसके नीड्स का, और उसके नीड्स और उसकी रुचि को एनालाइज करने के बाद हमको एक एम तैयार करना है। तो उस एम में देखिए कि अब अगर कोई बच्चा है, जो बच्चा मान लीजिए कि विकलांग है, या अगर सही रूप से वो नहीं सुन सकता है, सही रूप से नहीं चल सकता है, तो उसके पास जो समस्या है, उसकी जो नीड्स हैं, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, या उसको अगर रुचि है किसी ऐसे गेम को खेलने में, कुछ ऐसे प्रतिरूपों को करने में, कुछ ऐसे डायग्राम बनाने में, चित्र बनाने में, मान लीजिए उसकी रुचि है कि चित्र बनाने में, तो आप उसके रुचि और उसके नीड्स के बेस पे आपने एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया था, एक उद्देश्य तैयार किया था।
तो उस उद्देश्य की आप जांच करिएगा कि मैंने जिस बच्चे का एनालिसिस किया था उस बच्चे के लिए जो उद्देश्य चुना था वो राइट वे में हमने उद्देश्य चुना था या नहीं। अगर चुना था तो वो हमारा जो सिस्टम होगा, वो हमारा जो इवोल्यूशन होगा, वो करिकुलम होगा, वो एग्जैक्ट सही होगा। अगर नहीं चुन पाया था, किसी न किसी तरह की हमें समस्याएं प्राप्त हुई थी, तो वह कहीं ना कहीं हमें उद्देश्य से भटकाएगा। अर्थात एक सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टेलर ने एक इवोल्यूशन का मॉडल दिया है कि जब आप किसी भी मॉडल को उद्देश्य के दृष्टिकोण से आप उसे जांच कीजिएगा, मूल्यांकित कीजिएगा, तो आपको सही रूप में पता चलेगा कि वह जो मॉडल है वह सही उद्देश्य की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अर्थात टेलर के बेस पे यूं देखें कि टेलर ने उद्देश्यात्मक मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए एक उद्देश्यात्मक नीति का, ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी का उपयोग किया है। बस इतना याद रखना है और ऑब्जेक्टिव को कैसे लिया जाता है ये समझना है। दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरा है हमारा स्टैक्स के मॉडल। स्टैक्स के मॉडल के अकॉर्डिंग स्टैक्स का मॉडल जो है वो प्रक्रियात्मक मतलब एक्टिविटीज पे डिपेंड है, हमेशा गतिशील होती है, काउंटिंग पे भी है। ये गणनात्मक मॉडल भी कहा जाता है, इसे हम गणनात्मक मॉडल भी कह सकते हैं। ये गणनात्मक मॉडल है और यह प्रक्रियात्मक मॉडल है और यह एक्टिविटीज बेस्ड मॉडल भी कहा जाता है। और इसके बारे में मुख्य तीन बात यह है कि ये कभी भी अगर किसी करिकुलम का इवोल्यूशन कर रहा है तो इस इवोल्यूशन में सबसे पहले वो उस स्टूडेंट का जिसके अकॉर्डिंग या इन्होंने करिकुलम बनाया है उसके बेसिक इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है। आप एज ए टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो एट फर्स्ट उसके बेसिक इंफॉर्मेशन को लिए हैं कि नहीं। अगर हार्डली आपने नहीं लिया है तो आपका जो लेसन प्लान होगा, आपका जो सिखाने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि उसके पास कितनी क्षमता है, कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उसको तो आपने आता ही नहीं। अर्थात आप जब भी किसी करिकुलम का भी इवैल्यूएशन कीजिएगा तो एट फर्स्ट आपको सबसे पहले बच्चे का या उस करिकुलम के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा, बेसिक नॉलेज लेना होगा। जब आप उस करिकुलम का या उस बच्चे के जिसके लिए आपने करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया है उसका आपने बेसिक नॉलेज ले लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग एप्टीट्यूड लगाएंगे तो जाहिर है कि अच्छा होगा और रिजल्ट देगा हमें, अगर नहीं तो गलत होगा। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेटिंग का मीनिंग भी यही है कि जब टीचर है तो स्टूडेंट को क्या दिया और स्टूडेंट ने टीचर को क्या दिया फीडबैक के रूप में। तो टीचर जो है वो इनपुट देता है, स्टडी देता है बच्चों को और बच्चे जो है वो रिजल्ट लेता है। तो बच्चे का जो आउटकम है और टीचर का जो इनकमिंग है वो सारे कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग का रहता है, ट्रांसफरेबल होता है या एक से दूसरे में स्थानांतरित होता है, क्योंकि शिक्षकों के जैसा भी उसके छात्र भी बन जाते हैं। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट, सेकेंड हुआ ट्रांसफॉर्मेटिंग और थर्ड है रिजल्ट। ये रिजल्ट भी हमें देता है। अर्थात जब हम किसी करिकुलम को स्टैक के बेस पे, स्टैक के अकॉर्डिंग जब हम कभी भी किसी करिकुलम का अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे तो एट फर्स्ट उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, सेकंड उसका टीचर का बच्चों के प्रति, बच्चों का टीचर के प्रति क्या लेन देन हुआ, क्या आदान प्रदान हुआ उसकी गणना करेंगे और थर्ड में हमें जो रिजल्ट था, हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो एम था वो हमें अचीव हुआ है नहीं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अर्थात ये तीनों में अगर हमारा कोई करिकुलम फिट बैठता है तो करिकुलम बेहतर है, अन्यथा स्टैक के अनुसार यह करिकुलम अच्छा नहीं होगा अगर उसकी बेसिक नॉलेज नहीं ली गई है, ट्रांसफॉर्मेटिंग उसमें नहीं किया गया है और अच्छा रिजल्ट गेन नहीं किया गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेरिगन का मॉडल। ये जो मॉडल है हमारे पास, यह मॉडल मुख्य रूप से देखा जाए एस्क्रीमेन का मॉडल है, एसी है। एस्क्रीमेन का मॉडल जो है यह GFE के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ GFE का मीनिंग होता है गोल फ्री मॉडल। यह गोल फ्री मॉडल है या गोल फ्री इवैल्यूएशन, या गोल F फ्री इवैल्यूएशन। इसमें उद्देश्य ही इवैल्यूएशन इसे कहा जाएगा। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि फल की इच्छा किए बिना ही कर्म किए जाओ। अर्थात जब आप बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करते जाएंगे तो आपका एग्जैक्ट जो ध्यान होगा, नॉलेज आपके पास जो पूरा का पूरा आप
बल लगा सकते हैं अपने काम पे, और इस तरह से आपका काम सफल हो जाता है और आप फल की इच्छा किए बिना ही कर सकते हैं। अन्यथा फल की इच्छा करके अगर अधिकांश रूप से काम किया जाता है तो फल हाथ से छूटने की डर होता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादातर ध्यान फल पे रहता है, ना कि अपने कर्म पे। अर्थात शायद ये परियोजनात्मक इवोल्यूशन की बात किया है इन्होंने, एस्क्रिवेन ने। एस्क्रिवेन डायरेक्ट टेलर के अपोजिट है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि टेलर के विपरीत किसका मॉडल है, तो वो एस्क्रिवेन का मॉडल होगा, क्योंकि यहाँ उद्देश्यात्मक दिया है, यहाँ पे विदाउट उद्देश्यात्मक, अर्थात उद्देश्य मुक्त मूल्यांकन है। तो उद्देश्य मुक्त मूल्यांकन आप याद रखेगा, या मुख्य रूप से उद्देश्य को नहीं बल्कि एक करिकुलम की इफिशियंसी को, करिकुलम की एबिलिटी को, करिकुलम के बेसिक इंफॉर्मेशन को, करिकुलम के मूल ऑब्जेक्ट्स को, इन सभी चीजों को वो देखता है, ना कि प्रॉपरली उद्देश्य को। तो जब भी हम एस्क्रिवेन का मॉडल स्टडी करेंगे तो एस्क्रिवेन के मॉडल में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि छात्रों में, जैसे छात्रों को अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो छात्रों में अच्छी एटीट्यूड आई नहीं, छात्रों की दक्षता बढ़ी है नहीं, छात्रों को जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वो उद्देश्य हमें नहीं देखना, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी देखना कि टीचर अगर पढ़ाने आए हैं तो टीचर पढ़ा के अगर किसी को, जैसे कि आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको हम नेट या जेआरएफ के लिए पढ़ा रहे हैं, परंतु आपने नेट और जेआरएफ सपोज दैट आपको नहीं हुआ, परंतु आप में एक अच्छा स्किल डेवलप हो गया, आप में एक अच्छी एबिलिटी आ गई, आपके पास एक अच्छा नॉलेज आ गया, आप कभी भी इस चीज को बहुत बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो यह क्या कम है? यह भी कम नहीं है दोस्तों। तो एस्क्रिवेन का जो मॉडल है वो ऐसे ही एम के लिए है, परंतु आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आपका विदाउट एम वर्क होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफल होने की चांस होते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर होते हैं, आप कभी भी किसी भी रिजल्ट का एनालिसिस करके देखिएगा, जितने भी 1 to 10 टॉपर होते हैं इसमें से किसी को नहीं पता होता कि हम टॉपर बनते हैं, और कोई ये नहीं पढ़ रहा होता है कि हमें टॉपर बनने के लिए पढ़ना है, बस यूं ही टॉपर हो जाता है, बिकॉज वो एक गोल फ्री स्टडी कर रहे होते हैं उस समय। सो आई कैन से दैट एस्क्रिवेन जो मॉडल है वो कोई आम मॉडल नहीं है, ये इन सभी मॉडल से बहुत ऊपर उठकर तैयार किया हुआ एक मॉडल इवोल्यूशन है। सो इसे गोल फ्री इवोल्यूशन या उद्देश्य मुक्त मूल्यांकन कहते हैं, इसे परियोजनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इन्होंने यह 1973 में दिया था। और लास्ट है हमारा वो है किर्कपैट्रिक का मॉडल। किर्कपैट्रिक मॉडल को 4 लेवल मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सब एट फर्स्ट हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद हम कुछ सीखते हैं, और सीखने के बाद हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, या हम शिक्षक या टीचर के बीच अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और फिर हमारा आउटकम बेस या रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। अर्थात कभी भी किसी भी करिकुलम में आप जब करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं तो आपको यह देखना है कि करिकुलम किस एक्शन रिएक्शन के बेस पे प्रिपेयर्ड किया गया है। जिस एक्शन रिएक्शन के बेस पे करिकुलम को प्रिपेयर्ड किया गया है वो रिएक्शन आपको एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट, आपने जो करिकुलम तैयार किया था वो क्या सीखने के लिए, क्या सिखाने के लिए, वह सीखना या सिखाना हुआ या नहीं हुआ, अर्थात अधिगम के उस पार्ट को देखना है जाकर। थर्ड है कि आपने जो बच्चों में एक व्यवहार प्रस्तुत करने की बात की थी, ज्ञान प्रस्तुत करने की बात की थी, तो वो ज्ञान बच्चों में गया या नहीं, समाज को वो ज्ञान मिला या नहीं, आपका करिकुलम उस रूप में खड़ा उतरा या नहीं। और थर्ड, आपके करिकुलम का जो रिजल्ट था या फीडबैक जो आपको मिल रहा है वो अच्छा मिला है। अगर ये सारी चीजें आपको मिल रहा है तो आप किर्कपैट्रिक के मॉडल को इसी तरह से एनालिसिस किया जाएगा। तो रिएक्शन एंड लर्निंग एंड एटीट्यूड एंड रिजल्ट, इस बेस पे जब किसी भी करिकुलम का एवोल्यूशन होगा तो वो किर्कपैट्रिक के मॉडल कहा जाएगा। दोस्तों, आज इस 5C के बाद हम 5D के बारे में अभी जस्ट आप लोगों के साथ वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।